हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडुकेट अभ्यास पुस्तिका समाज विज्ञान कक्षा 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए इतिहास का अध्याय 3 लेके आए हैं। इसके पहले की वीडियो में आपको हमने अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज हम देखेंगे संसद तथा कानूनों का निर्माण। चलिए इसको देखते हैं क्या इसके क्वेश्चन आंसर से। अध्याय 3 संसद तथा कानून का निर्माण। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदे हैं या क्या फ़ायदा है? इसको आप दूसरा देखिए ऑप्शन कहती है मतपत्र के कागज़ की बचत हुई, शिक्षा में वृद्धि हुई है, मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है, मतदान की उम्र को कम कर दी गई। तो मतदान जिससे क्या फ़ायदा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या हुआ, मतदान के क्रम जो है मतदान के जो कागज़ की है बचत की गई है। ठीक है? ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो ऑप्शन में क्या दिया है 245, 545, 543 या 233। तो कितनी है राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, एमपीज़ होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है 245। ठीक है? और हमारे जो लोकसभा में लगभग कितने होते हैं 543 होते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन में दिए हैं 12, 22, 10, 2। तो जो है राज्यसभा में कितने राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है? ये आपका फर्स्ट वाला सही आ जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन देखते हैं 4 के दिया है भारतीय संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन दिया है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो भारतीय संसद का जो है राज्यपाल जो है अंग नहीं है, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति का लिए लिखा हुआ है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, वयस्क मताधिकार में मत या फिर वोट देने के लिए आयु खालिस्तान निर्धारित है। तो हमारे यहाँ क्या है जो वोट देने की आयु कितनी है 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, हमने पहले देखे थे। राज्यसभा में थी कितनी 245 और लोकसभा में कितनी है 543 होती है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु खालिस्तान सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर सरकार बनाने की है, लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता है, उनको 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते हैं बल्कि खालिस्तान चुनते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोग भाग देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हमने वोट दे के हमारा क्या करते हैं प्रतिनिधि चुन के हमको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ई क्या दिया है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। ठीक है? पराधीन मतलब क्या होता है, किसी और के शासन में, जैसे कि अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था, तो हमें कब अपने अधिकारों को या अपने फैसले लेने का हमें कब अधिकार मिला, तो उसके बारे में आंसर से कि हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है? इसके पहले जो है अंग्रेजों के हाथ में था, तो हम लोग अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे थे। क्वेश्चन देखते हैं 7 का दिया है संसद किसे कहते हैं। संसद किसे कहते हैं, जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और यह संसद सरकार में नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। ठीक है? आपको पता होगा जब हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं, तो हमारे यहाँ पे लोकसभा चुनाव में हम लोग सांसद चुनते हैं। क्या चुनते हैं? सांसद। वो सभी सांसद जो मिलकर क्या करते हैं संसद बनाते हैं। ठीक है? तो ये आपका आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम 8वां नंबर क्या दिया है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है? और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है 245 थी। ठीक है? हमने पहले ही देख लिया था कि राज्यसभा में 245 होते हैं और लोकसभा में कितने होते हैं 543। और राज्यसभा के जो सभापति है कौन है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा के सदस्यों की कितनी होती है 543 होती है। ठीक है? 543 से 45 भी हो सकती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है? देखिए राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है 12 सदस्य को, और लोकसभा में कितने 2 सदस्य को। तो ऐसे तो हमें देखा जाए कि 543 जो थे हमारे लोकसभा के जो क्या थे सांसद होते हैं, और बाकी 2 को मनोनीत किया जाता है, इसलिए 545 हो जाते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या दिया है, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। तो देखिए प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को
उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों की यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार ने सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ये इस तरह से जो संसद प्रश्नकाल है, जैसे अभी करंट में हमारे यहाँ प्रश्न जो हमारे इंडिया में चल रहा है ना? प्रश्नकाल वही इस तरह का होता है, जिसमें विपक्ष की पार्टी के जो नेता होते हैं या फिर जो सांसद होते हैं, वो गवर्नमेंट जिसकी होती है, सरकार जिसकी होती है, उन पार्टियों से क्वेश्चन किए जाते हैं, उनकी खामियों को उन्हें आगाह किया जाता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, नए कानून किस तरह बनते हैं। ठीक है, नए कानून बनने की प्रोसेस क्या होती है। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं को प्रति संवेदनशील हो। तो देखिए, नया कानून बनने की प्रोसेस क्या होती है, हमने आपको प्रोसाइड कर दिया है, आपको हम समझा देते हैं कि जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है हमारे देश में, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट होता है, ये जो संसद होता है, उसकी बहुत ही बड़ी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जब वहाँ पे कोई भी कानून को पेश किया जाता है, किसी भी लॉ को लाना होता है, तो वहाँ पे उसको बहुमत मिलना ज़रूरी है। सांसद के जितने लगभग 1/3 या कह सकते हैं हम लोग 50% से ज़्यादा जो है वोट उसको मिलना चाहिए, तभी क्या होता है, कानून पास हो सकता है। ठीक है, और ये 2 कानून जो होता है लोकसभा के बाद राज्यसभा से ही पास होना ज़रूरी होता है। तो दोनों जगह से अगर पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार वो कानून बना दिया जाता है। इस तरह से एक प्रोसेस होती है और एक आपको सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे लिख के भी आपको बता दिया है। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या दिया है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। ठीक है, देखिए अलोकप्रिय मतलब होता है जो किसी को पसंद ना हो रहा है, जिसमें सरकार ने कोई कानून बना दिया हो और उसको कोई उनको लोग पसंद नहीं आ रहा है, या विवादास्पद कानून बना दिया हो, तो उसका विरोध कैसे कर सकते हैं। तो अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून को जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। पहला क्या कर सकती है, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। दूसरा, अखबारों में लिख सकते हैं। तीसरा, टीवी चैनलों की रिपोर्ट भेज सकते हैं। चौथा, लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए काले दमन कृषि कानून के बारे में अपनी असहमति व्यक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर कोई मान लो कोई अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून बनाया गया है और किसी जनता को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोक समूह कैसे कोर्ट में जुडिशरी में वहाँ पे जाके ये लोग इसकी केस लगा सकते हैं कि हमें कानून पसंद नहीं है और इसको वापस लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए विधायिका और कार्यपालिका में अंतर आपको बताना। तो विधायिका और कार्यपालिका में अंतर है। पहला अंतर क्या है, विधायिका को लोकसभा कहा जाता है, जबकि कार्यपालिका को मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक है, जो विधायिका होती है वो क्या होती है, लोकसभा होती है, और कार्यपालिका मतलब जो पूरा मंत्री परिषद है, इसमें पूरे कैबिनेट मंत्रीज होते हैं, वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है, विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है, जबकि कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। ठीक है, देखिए लोकसभा क्या करेगी, जो विधायिका है वो कानून बनाएगी, और जो कार्यपालिका है मतलब मंत्री परिषद है, वो क्या करेगा, उस कानून को लागू करवाएगा या फॉलो करवाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या अंतर है, विधायिका भारत की संसद की विधायी शाखा के अंतर्गत आती है, जबकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें 3 पॉइंट आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है, ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखा था कि ईवीएम का महत्व क्यों है, कि हमारे यहाँ जो कागज़ की जो बर्बादी होती थी ईवीएम के द्वारा, वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो इसके और भी दूसरे महत्व देखते हैं प्रमाण के संबंधित। ईवीएम एक का उपयोग प्रमाण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईवीएम का पेपर बैलेट की तुलना में प्रमाण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज और स्याही की खपत को कम करते हैं, जिससे लाखों बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, इस तरह से ये आपने आपको प्रोवाइड कर दी है ईवीएम के बारे में। अब क्वेश्चन जो है 15 थे, इसको चैप्टर के आपके इतिहास के 3rd चैप्टर के हमने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। आंसर्स देखिए, आप इसको अपनी इंडियन अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन कर सकते हैं, और इनको आपको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, और वीडियो आपको अधिक से अधिक शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को जो लोग 8th क्लास में हैं उनको, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।